आसिम और कासिम का मेहमान। आसिम और कासिम दो जुड़वां भाई थे। माँ बाप की वफ़ात के बाद उनके जालिम चचा ने उनकी तमाम ज़मीनों और घर पर कब्ज़ा कर लिया और दोनों को एक कच्ची कोठरी रहने के लिए दे दी, जो खेतों में नौकरों के लिए बनाई गई थी। दोनों बच्चे शानदार घर और ज़मीनों के मालिक होने के बावजूद अपने ही घर में नौकर बन गए। वो सारा साल घर और खेतों में काम करते, गंदम की फसलें पकने के बाद कटाई में हिस्सा लेते। इस तरह उन्हें साल भर के लिए मुफ्त खाना मिलता। वह इन मवेशियों की देखभाल भी करते जो उनके वालिद ने ख़रीदे थे। इनके लिए चारा तैयार करते। उन्हें गाँव के किसी फ़र्द से बातचीत की इजाज़त नहीं थी। एक दिन का जिक्र है, आसिम मवेशियों के लिए चारा लेकर आया तो वो कुछ परेशान था। दोनों भाई मिलकर मशीन में चारा काटने लगे। तब आसिम बोला, कासिम क्या तुम्हें मालूम है, काला डाकू हमारे गांव पहुंचने वाला है। कासिम बोला, भाई मुझे बहुत शौक है उसे देखने का। सुना है वह खुद और उसका घोड़ा भी बिल्कुल काला स्याह है। कासिम ने मशीन में मज़ीद चारा डालते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें काला डाकू से मिलने का। अगर तुमने देख लिया तो कहीं डर के भाग न जाओ। हमारी हवेली के पुराने मुलाजिम रहमत बाबा बता रहे थे कि काला डाकू बहुत खौफनाक आदमी है। जब वो घुप अंधेरी रात को अपने स्याह घोड़े पर सवार होकर तेजी से आंधी तूफान की तरह घोड़ा दौड़ाता है तो दूर दूर तक घोड़े की समों की आवाज़ गूंजती है। कासिम बोला, अरे वाह, मैं इतना डरपोक थोड़ी हूँ कि बस उसे देखकर बेहोशी हो जाऊं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक लंबा चौड़ा घनी मूछों वाला सुर्ख और सफ़ेद शख्स जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ बच्चों की कोठरी में दाखिल हुआ और बोला, मैं काला डाकू हूँ, मेरी मदद करो। मेरे साथी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, मगर तब तक तुम लोग मुझे अपने घर में पनाह दे दो। कासिम और आसिम इसकी बात सुनकर एक साथ हंस पड़े। कासिम बोला, सफ़ेद झूठ, तुम तो काले नहीं हो और तुम्हारा काला घोड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं है। हम कैसे मान लें कि तुम मशहूर काला डाकू हो। ज़ख्मी शख्स कराहते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कैसे यकीन आएगा, मगर एक ज़ख्मी आदमी की मदद करने से तुम कैसे इनकार कर सकते हो। इस सब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब तो आसिम भी हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। वाह भाई वाह, बहुत खूब, आसिम बोला। रहमत बाबा तो कह रहे थे तुम्हारे नाम से दुनिया कांपती है। खौफ से लोग सरे शाम घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और रातों को वीरान रास्तों पर सफ़र करने से डरते हैं, और तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ गई। वो बोला, देखो मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, मेरी टांग से खून बह रहा है। दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरा घोड़ा मुझसे नाराज़ होकर न जाने कहाँ चला गया है। अगर तुम दोनों मुझे अपने घर में छुपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं तुम्हारे एहसान हमेशा याद रखूँगा। कासिम लपक का करीबी दरख्त पर चढ़ गया। उसने देखा कि वाकई बहुत से लोग चीखते चिल्लाते हाथों में डंडे और लाठियां थामे भागते इसी तरफ आ रहे थे। अब दोनों भाइयों ने जल्दी जल्दी जख्मों से निढाल शख्स को भूसे के ढेर में अच्छी तरह छुपा दिया और फिर दोबारा पहले की तरह चारा काटने में मशगूल हो गए। इसी अवस्था में जख्मी शख्स का पीछा करने वाले आदमी आसिम और कासिम की कोठरी तक पहुंच गए और पूछा, काला डाकू यहाँ तो नहीं आया। दोनों ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया और अपने काम में मसरूफ़ रहे। इसी वक्त इनमें से एक शख्स की नज़र ज़मीन पर पड़ गई। वो बोला, काला डाकू ज़ख्मी था, वो यहाँ ज़रूर आया होगा, यहाँ खून की लकीरें नज़र आ रही हैं। आसिम ने फ़ौरन नज़र बचाकर सबज चारे में से कुछ पत्ते अपनी उंगलियों में लपेट लिए और झट बोला, दरअसल मेरी उंगलियां चारा मशीन में आ गई थी, इसी में से खून गिर रहा है। यह सुनकर दूसरा शख्स बोला, अगर वो यहाँ आता तो ज़रूर नज़र आ जाता। इन गरीब बच्चों के पास छुपने की कौन सी जगह है भला। चुनाचे वो लोग वक्त ज़ाया किए बगैर तेज़ी से किसी और सिमत डाकू की तलाश में निकल गए। कुछ देर बाद दोनों बच्चों ने भूसे के ढेर हटाकर ज़ख्मी शख्स को बाहर निकाला। डाकू ने दोनों बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब मसला ये था कि काला डाकू ज़ख्मी हालत में कमज़ोरी महसूस कर रहा था और चलने फिरने से कासिर था। चुनाचे दोनों भाई आपस में मशवरा करने के बाद डाकू को सहारा देकर ट्यूबवेल के करीब एक घने पेड़ के